अगर I1 एंड I3 नोड की तरफ एंटर हो रहे हैं तो इसीलिए I1 और I3 के साथ उसने माइनस का साइन यूज किया, और I2 जो नोड से अवे जा रहा था उसके साथ प्लस का साइन यूज किया। इन शॉर्ट के केसीएल ये कहता है कि अगर एक नोड की तरफ जितने करंट आ रहे हैं और नोड की तरफ फ्लो हो रहे हैं और जितने करंट नोड से अवे जा रहे हैं, सबका जो अलजेब्रिक सम है उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। ठीक है। ये ऊपर जीरो देख, आएगी। ये देखें जी, ऊपर उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट एट एनी नोड इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। जीरो। ये केसीएल की डेफिनेशन है। ठीक है। तो इसकी हम मजीद ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए। अगर इसके लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, वहाँ पे I1 I2 और I3 जेनेरिक टर्म्स के अंदर करंट को रिप्रेजेंट किया गया था। यहाँ पे उसने उसकी वैल्यू दे दी है। अब देखिए जी, -1 एम्पेयर नोड की तरफ फ्लो कर रहा है, 3 एम्पेयर भी नोड की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है। और 2 एम्पेयर नोड से अवे फ्लो कर रहा है। ठीक है। अगर इसको अगर मैं ये वो वाली पहले वाली जो पोलैरिटी है वो अज्यूम करूँ कि जो करंट नोड की तरफ फ्लो कर रहा है उसके साथ मैं पॉजिटिव साइन लगाऊं, और जो नोड से अवे फ्लो कर रहा है उसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगाऊं, तो इसका क्या आ जाएगा? ये देखिए नीचे उसकी इक्वेशन लिखी है, -1 -2 +3 इज इक्वल टू जीरो। अब ये -1 ऑलरेडी मतलब अपनी मैग्नीट्यूड में माइनस था। ठीक है। इस असल में इसके साथ प्लस ही लगा है। इसका मतलब है कि इस वाले करंट को और नीचे वाले जो जा रहा है 3 एम्पीयर, इस दोनों को ऐड करेंगे और -2 माइनस कर देंगे, तो इन तीनों का सम क्या आएगा? जीरो। ठीक है। इसका मतलब है ये करंट और ये करंट आपस में ऐड हो जाएंगे और ये करंट इनमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है। ये नीचे देखिए उसने ना रन मतलब मीन्स के रियल लाइफ एग्जांपल दिए कि अगर ये मैं नोट को एक पाइप कंसीडर कर लूँ, तो इसका मतलब जितना वाटर इस नीचे से फ्लो हो रहा है और जितना वाटर ये लेफ्ट साइड से फ्लो हो रहा है, दोनों को ऐड करके ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, तो ये दोनों का सम हो रहा है। मीन्स के जितना वाटर एंटर हो रहा है उतना ही वाटर लीव हो रहा है। ठीक है। लो जी, आगे हमारे पास आ गया एक लिटिल बिट कम्प्लेक्स सर्किट। इसके अंदर काफी सारी एलिमेंट्स लगे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने नोड की डेफिनेशन पढ़ी थी। वैसे नोड क्या होता है? बच्चे किसी को पता है कि नोड क्या होता है? लास्ट क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था कि नोड एक सर्किट के अंदर वो वाला पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में आके कनेक्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला इसका जो कोना है, ठीक है, नीचे वाले फिगर के अंदर देखिएगा, ये वाला कोना, इसके ऊपर एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो रही है, तो इसको नोड 1 कह सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर तीन रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो रही है, ये भी एक नोड है। इस पॉइंट के ऊपर दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो रही है, ये भी एक नोड है। ठीक है। ये भी एक नोड है। ठीक है। तो ऐसा सर्किट के अंदर पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कनेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है। अब हम इन नोड्स के लिए ना केसीएल की इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस करते हैं कि केसीएल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी। ठीक है। अब देखें जी, ये नोड 2 है मेरे पास। ठीक है। इसको अलग से मैग्नीफाई करके ना बनाया है। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, नोड 2 की तरफ कौन सा करंट नोड की तरफ फ्लो कर रहा है? बच्चे इसमें देखें, आई वन नोड की तरफ फ्लो कर रहा है, I2 और I3 नोड से अवे फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो करंट नोड की तरफ फ्लो कर रहा है उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, जो नोड से अवे फ्लो कर रहा है उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ये देखिए नीचे उसकी इक्वेशन लिखी है, I1 -I2 -I3 इज इक्वल टू जीरो। सही बच्चे? बच्चे इस इक्वेशन की समझ आ गई कि ये इक्वेशन कैसे लिखी है? यस सर। जी सर, समझ आ गई है। आगे वाले जाके हम एक इसी लेक्चर के अंदर हम ना एक एग्जांपल सोल्व करेंगे। उसके अंदर अगर आपको केसीएल की इक्वेशन नहीं लिखनी आती तो फिर मसले मसाइल खड़े हो। ठीक है। अगर यहाँ पे समझ नहीं लगेगी तो आपने बोल देना कि मतलब नोट के ऊपर जो इक्वेशन लिखी है कैसे है, ये नहीं समझ आई। क्योंकि जब आपको आपके जो असाइनमेंट आएगी, यहाँ आपके जो मिड के अंदर क्वेश्चन आएंगे या क्विज होगा, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? आपको मैं एक ऐसा सर्किट दूंगा, तो आपने उसके ऊपर केसीएल और केवीएल की इक्वेशन लगा के
उन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसके अंदर में जो अननोन चीजें होगी ना उनकी वैल्यू निकालनी होगी, और वो अननोन क्या होगी इसी लेक्चर के एंड के ऊपर ना हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो अभी तक का जो फंडा है वो ये है कि आपको किसी भी नोड के ऊपर केसीएल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब देखें ये जो नोड नंबर 4 है नीचे वाला ये बना है, इसके ऊपर कोई बंदा क्वेश्चन लिखवाएगा? सर I2 plus I3 equal I1। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि I2 और I3 नोड की तरफ जा रहे हैं तो वो I1 अवे जा रहा, तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई थिंक कि आपको केसीएल की इक्वेशन लिख, अच्छा ऊपर वाले नोड के ऊपर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ना हम ना उसको क्या कहते हैं ओहम लॉ को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चे ओहम लॉ होता क्या वैसे? ओहम लॉ का फॉर्मूला क्या है? बच्चे ओहम लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था ना। अगर आप V इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था ओहम लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास एक सर्किट है, अगर ये जो ऊपर लिखा है V1, अगर इसमें V1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दी रेजिस्टेंस, जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है ना इसके क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना ये उसकी वैल्यू है। अगर इसकी मैं वैल्यू फार्मूला लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू आई आर, इसका मतलब है कि R कितना है 2 ओम, ठीक है। और उसके अंदर से करंट क्या कौन सा गुजर रहा है? I1, ठीक है। मैं I1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ तो वो किसके इक्वल आएगा? V1 के इक्वल। ये नीचे देखें V1 इज इक्वल टू 2 इंटू I1, असल में यही हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, I की जगह I1 है और R की जगह 2 है। बच्चे इस फार्मूले की समझ आई? जी सर। अगर नहीं समझ आई तो V2 को वाला देखें। अगर मैं इस V2 की वैल्यू निकालना चाहूँ बिल्कुल सेम फार्मूला आपने यूज करना है, V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह क्या है V2, जी सर। I की जगह क्या है 2 I2, I2 और R की जगह क्या है 6। 6। इसका मतलब है मैं हाँ। I2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो V2 के इक्वल आएगा, ये नीचे लिखा I2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो V2 के इक्वल आ जाएगा, V2 है। ठीक है। और V3 का कोई फार्मूला लिखवाएगा? V3 is equal to 3 इंटू I3, क्योंकि जो V3 है वो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दी रेजिस्टेंस 3, इसका मतलब है कि जो V3 है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं जो ये वाली रेजिस्टेंस है इसके अंदर से जितना करंट गुजर रहा है उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो V3 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है V3 इज इक्वल टू 3 इंटू I3, ठीक है। और V4 के लिए क्या है? बच्चे V4 का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका मतलब है I3 सर जो V4 I3। V4 एब्सोल्युटली V4 इज इक्वल टू 5 इंटू I3, क्योंकि I3 ही 5 ओम की रेजिस्टेंस के अंदर से गुजर रहा है, ऐसे ही ना, क्योंकि जितना करंट यहाँ से गुजरेगा वही करंट यहाँ से गुजरेगा। तो V4 इज इक्वल टू I3 इंटू 5, ठीक है। अब ऊपर वाले नोड के ऊपर KCL की इक्वेशन क्या बनेगी? I1 नोड की तरफ जा रहा है, I2 और I3 नोड से अवे जा रहे हैं, तो इसका बनेगा I1 इज इक्वल टू I1 minus I2 माइनस I3, minus I3। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, वो दूसरी साइड पे जाके माइनस होकर बिल्कुल एग्जैक्टली यही इक्वेशन बनते हैं, ठीक है बच्चे। जी सर। ये KCL आमतौर पे हमने ना पढ़ लिया था लास्ट सेशन के अंदर, लेकिन मैंने रिवाइज इसीलिए कर दिया क्योंकि वो जो आगे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उसके अंदर ये KCL की वैल्यू है। अब आती है मेरे पास KVL की बारी, ठीक है। KVL KVL को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये लिखी जी थी, सर। अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज
अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। अभी ये थोड़ी जो इंग्लिश पढ़ के ना कुछ समझ नहीं आई कि ये डेफिनेशन क्या लिखी है, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं डायग्राम से। डायग्राम से समझ के दोबारा वापस आके यही डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर देखना बिल्कुल आसान लगेगी आपको। तो जो केवीएल है ना, वो एक लूप के ऊपर अप्लाई होता है। लूप ही एक क्लोज पाथ के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इस सर्किट की बात करूं तो ये जो ए ई बी है ना, ए ई बी ए, ये एक क्लोज पाथ है, यानी कि एक लूप है, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरा लूप है वो ये है बी ई सी बी, मतलब ये वाला एक लूप है। सिमिलरली सी ई डी सी, ये भी एक लूप है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस सर्किट के अंदर काफी ज्यादा लूप मान सकते हैं, ठीक है। और एक ये बड़े वाला लूप भी मान सकता है, एफ ई डी, जो रेक्टेंगल टाइप चीज है, ठीक है। तो जो केवीएल है वो अप्लाई होता है एक लूप के ऊपर। हम इसके ऊपर ना अप्लाई करके देखते हैं। अब देखें इस सर्किट के अंदर कितने लूप है। बच्चे इस सर्किट के अंदर कितने लूप है। कर दो। सर तीन 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 लूप है। अब देखें तीन। एक ये लेफ्ट साइड वाला लूप, एक ये राइट साइड वाला लूप, और एक ये बड़े वाला लूप, ठीक है। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर पॉसिबली तीन लूप है, ठीक है, ठीक है। लूप का मतलब कि डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एलिमेंट है वो आपस में मिलकर क्लोज पाथ बना दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है, फिर ये रेजिस्टेंस लगी है, और ये वाले रेजिस्टेंस वापस वोल्टेज सोर्स के आकर साथ कनेक्ट हो, तो ये एक लूप बन गया, ये एक लूप बन जी गया, सर। और ये एक बड़े वाला भी लूप बन गया, ठीक है। जी सर। तो जो किरचॉफ केवीएल लॉ है ना, ठीक है, मींस के जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ वो ये कहता है कि एक लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज का सम होता है ना, उसका सम जीरो होता है। क्या? जी सर। एक लूप इसका के सम अंदर जीरो होता है। वोल्टेजेस का सम जीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेफ्ट साइड वाले वोल्टेज की बात करूं, तो यहाँ से अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो 5 वोल्ट का पहले क्या आएगा, माइनस वाला साइन, ठीक है। जी सर। तो -5 प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। मीन्स के इस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज है, अगर उन सबको मैं ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा, जीरो। 0, ठीक है। अब राइट साइड वाले के ऊपर मैं वोल्टेज केवीएल अप्लाई करता हूँ, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ V3 से, V3 प्लस V4। अब देखिए जब मैं नीचे से ऊपर जाऊँ तो V2 का पहले मुझे माइनस साइन नजर आया, ऐसे ही ना। जी सर। इसकी इक्वेशन बनेगी V3 प्लस V4 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, जीरो। ठीक है। अगर इस बड़े लूप के लिए मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या आएगी, इस बड़े लूप के लिए, ठीक है। जहां से मर्जी स्टार्ट कर दो, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं V1 से, तो क्या आएगा, V1 प्लस प्लस V2। प्लस ये V3 है, V2 नहीं, हम बड़े लूप के लिए लिखते हैं V2 V1 V3। V1 प्लस V3 प्लस V4 -5, क्योंकि अब नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो माइनस का आएगा। अगर हम क्लॉकवाइज इक्वेशन लिख रहे हैं तो V1 प्लस V3 प्लस V4 -5 इज इक्वल टू 0। समझ आई इस इक्वेशन की कैसे लिखी जाएगी। तो जी, यस सर। ये उसने अलग समझ से आएगी। ये अलग से उसने लिख के बताई। ये लो जी, ये लूप नंबर 1 की इक्वेशन लिखी है। यही कहे था ना कि V1 प्लस V2 -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और राइट साइड के लूप के लिए क्या लिखी थी हमने, V3 प्लस V4 माइनस V1, ये नीचे लिखी, V3 प्लस V4 माइनस सॉरी V2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये नीचे लिखी। और ये वाला हमारे पास आ गई बड़े लूप के लिए। बड़े लूप के लिए इक्वेशन क्या थी वैसे, V1 प्लस V3 प्लस V4 -5। ये नीचे लूप 3 जो लिखा ना, लूप 3 ग्रीन कलर का, तो उसकी इक्वेशन लिखी है। अच्छा जी, अगर ठीक है यहाँ पे नहीं है वो करंट की वैल्यू नहीं, इसका मतलब है कि कितने भी लूप हो तो आप लूप की केवीएल की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है।
ये ऊपर वाली एग्जांपल है जो हम सर फिर ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं जैसे 2 ओमेगा 3 ओमेगा ये पुट करनी है उनकी जगह। एब्सोल्युटली सर ये। हाँ हाँ बोलिए। सर बात पिछला स्लाइड दोबारा जरा बोल दे, मैं चेक कर लूं। ये वाला जी बोलिए। एक मिनट सर, ये लूप वन मतलब उन्होंने एक लूप की हुई है, एक लूप की V1 हाँ V2 ये वाली जो लेफ्ट साइड वाला, -5 मतलब। जी ये लेफ्ट साइड वाला ना, ये खाली एक ही है। जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये लूप, इस लूप के लिए इक्वेशन। जी हाँ ठीक है। तो इस लूप के अंदर V1, ओके। इस लूप के अंदर V1 हम्म, प्लस V2 और -5, इसका मतलब है इस लूप के अंदर ये तीन ही वोल्टेजेस आ रही है। V3 और V4 को जी लूप वन के अंदर मैं इसीलिए नहीं लेके आया क्योंकि वो लूप वन के अंदर है ही नहीं। जी सर ठीक है। अब देखें जो लूप थ्री की इक्वेशन लिखी है उसमें मैंने V2 को ओमिट किया है क्योंकि लूप थ्री के अंदर V2 है ही नहीं। V2 लूप थ्री के अंदर V1 जी आ रहा है, V3 आ रहा है, V4 आ रहा है और 5 वोल्ट आ रहा है। जी सर। ठीक है। सर ये जो इनकी नंबरिंग है ये हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली अभी मैं ना, मतलब हाँ बोलिए। सर मतलब ये है कि जैसे अब हमने लूप 1 बनाया है तो इसको हम एंड पे भी कर सकते थे। पहले हम बड़े वाला जो लूप है उसको लूप 1 रख सकते थे। हाँ 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 कोई मसला नहीं, वो जब आगे सॉल्व करेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि कोई मसला नहीं। आप लूप वन लूप टू जिसको जो मर्जी लूप रखो, इन शॉर्ट के आपके पास जी जो सर। इक्वेशन आएगी ना वो सही आनी चाहिए। जी सर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अच्छा ये वाली हमने देख ली थी कि अगर V1 को मैंने ओहम लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है तो क्या लिखूंगा। V1 का ओहम लॉ में फॉर्मूला क्या बनेगा? ओहम लॉ क्या होता है बच्चे, अपनी कॉपी पेन से पकड़ो और ओहम लॉ लिखो। V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक आई है, आर वी उसका इज सिर्फ इक्वल टू आई आर। उसका सिर्फ मैं फॉर्मूला बता और रहा हूँ। मुझे पता था कि भूल गया था। हाँ कोई मसला नहीं है, भूल जाता है लेकिन उसको आपने याद रखना है। V इज इक्वल टू IR। अब देखिए मैंने V1 का अगर फार्मूला ड्राइव करना है तो क्या आएगा? I की जगह क्या है टू I1 और R की टू जगह क्या है 2। इसका मतलब है 2 इंटू I1 इज इक्वल टू V1, ये नीचे लिखा है। जी सर। अगर मैंने V2 के लिए लिखना है ओहम लॉ का फार्मूला तो क्या आएगा? V2 की इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू I2 इंटू मल्टी 6। इंटू 6, क्योंकि I की जगह I2 है और R की जगह 6 है। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। ये हमने पीछे स्लाइड डिस्कशन से कर ली। ठीक है, अब देखें जी, अगर मैं केवीएल को रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल दूं तो इसका मतलब है ये मेरे पास एक गैस स्टेशन है जहाँ से गैस पैदा हो रही है, मींस के गैस पूरे मतलब पाइप के अंदर डिलीवर हो रही है। तो ये हाउस वन है, हाउस टू, सिमिलरली हाउस है। ठीक है? इसका मतलब है जितनी गैस ये प्रोड्यूस करेगा उतनी ही गैस सारे घर मिल के इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर जितनी गैस प्रोड्यूस कर रहा है उसको मैं पॉजिटिव लूँ और जितनी गैस कंज्यूम कर रहे हैं उनको मैं नेगेटिव लूँ, इसका मतलब जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही कंज्यूम हो रही है। मतलब कि जितनी पॉजिटिव वैल्यू उतनी ही नेगेटिव वैल्यू, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। 0। सिमिलरली इस लूप के अंदर ये 5 वोल्ट बैटरी है, ये पावर प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रही है तो कुछ पावर V1 के शक्ल के अंदर जाया हो रही है, कुछ पावर V2 की शक्ल के अंदर जाया हो रही है। तीनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। 0। इसका मतलब जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है उतनी पावर कंज्यूम हो रही है, दोनों को ऐड करें तो जो पावर प्रोड्यूस है उसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, जो पावर कंज्यूम है उसको मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो यही केवीएल ला है कि एक क्लोज सर्किट के अंदर, एक क्लोज लूप के अंदर वोल्टेजेस का सम क्या होता है? 0। ठीक है, जीरो। जीरो। अब ये केवीएल की डेफिनेशन पढ़े थी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। अब इंग्लिश पढ़ के समझ आ, जीरो। अब इंग्लिश पढ़ के समझ आई ना कि ये क्या लिखा है? जी सर। चलो जी हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ठीक है। अच्छा इस दफा दोबारा हम एग्जाम्पल के तौर पे ना, मतलब प्रैक्टिस के तौर पे केसीएल की प्रैक्टिस कर लें। कोई बंदा मुझे नोड डी के ऊपर केसीएल की इक्वेशन लिखवाएगा। ये नोड डी नीचे वाला, किस सर ये क्या, आप दोबारा बताएं सर। नोड डी के लिए कोई बंदा मुझे केसीएल की इक्वेशन लिखवाएगा। नोट डी के सर इसका होगा
नीचे लिखा हुआ है सर I5 + IA + IC। वो एब्सोल्युटली नीचे लिखा हुआ है, पर मुझे नोड की ठीक। तरफ दे के बताएं कि कौन सा करंट नोड की तरफ जा रहा है, कौन सा वे जा रहा है, इसीलिए इसके साथ पॉजिटिव है, इसीलिए इसके साथ नेगेटिव है। सर राइट वाली जगह से तो अवे जा रहा है। हाँ जी, ये जो बंदा है ना असद अमान, ये मुझे बोल के बताएगा जो डी नोड के ऊपर इक्वेशन क्या बने। कौन सी साइड पे सर? ये जो नोड डी है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसके ऊपर केसीएल की इक्वेशन क्या बने। नीचे लिखी भी है, सबसे नीचे लिखी है, लेकिन मुझे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि सबके साथ मैंने पॉजिटिव देखिए नीचे लिखी है I5 + IA + IC = 0, सबके साथ प्लस ही क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस भी लग रहा है, नीचे वाली में सबके साथ +2 मैंने लगाया। क्योंकि वो पॉजिटिव वाली साइड पे है क्या पॉजिटिव वाली साइड पे? सर, जो नोट डी की इक्वेशन है वो पॉजिटिव वाली साइड पे, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है वहां से। अब देखिए कौन कौन सा करंट अवे जा रहा है नोड डी से। सर IC अवे जा रहा है मेरे ख्याल से। क्यों अवे जा रहा है? IC I5 IC भी अवे जा रहा है, I5 भी अवे जा रहा है, और ये जो ऊपर को जा रहा है IA, जी। ठीक है, ये भी बी अवे बी बी वाली साइड पे भी जा रहा है सर। हाँ, पॉइंट डी से पॉइंट बी की तरफ जो करंट जा रहा है उसको उसका नाम उसने IA रखा है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों अवे जा रहे हैं, तो सबके साथ उसने पॉजिटिव लगा दिया। आप सबके साथ नेगेटिव भी यस यूज सर। कर आप सबके साथ नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कोई बंदा बोल के मैं रोल नंबर देख लूँ, कुछ बंदे से मैंने पूछना, क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो। सर लेकिन ये तो घूम फिर के वापस वही आ जाते हैं ना, वे तो नहीं जाते हैं, मतलब वापस नोट के करीब ही आ हम जाते हैं। अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है पॉइंट डी के ऊपर, जी तो उससे क्या जी कौन सर। कौन सा करंट अवे जा रहा है वो अलग बात है कि घूम के कहाँ आते हैं, ठीक है। ये जो बंदा है ना जुनेद जवेद, ये मुझे बताए पॉइंट सी के ऊपर इक्वेशन क्या बनेगी। तो जुनेद साहब ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, पॉइंट सी के ऊपर केसीएल की इक्वेशन लिखवा दो। अगर आपको नहीं आती तो बोल देना, किसी और बंदे का नाम ले। सर थोड़ी कंफ्यूजन है अभी किसी और से। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। ये जो है ना हुमा खालिद, बच्चे आप इसको बता दें पॉइंट सी के ऊपर इक्वेशन क्या बनेगी। लगता है ये माइक छोटी चली है। मोहम्मद फरहान कौन है, वो पॉइंट सी के ऊपर जो इक्वेशन लिखी है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे कि ये कैसे लिखी है केसीएल की। वैसे कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे इक्वेशन पॉइंट सी के ऊपर जो इक्वेशन लिखी है वो कैसे लिखी है। सर जो I3 है वो सी नोड की तरफ आ रहा है, हाँ, I3 पॉइंट सी और की तरफ, नोड सी की तरफ आ रहा है, तो I3 के साथ पॉजिटिव लगेगा, ठीक है, ये जी देखो। सर, और IB जो है वो अवे जा रहा है, तो IB के साथ नेगेटिव, और IB, IB, हाँ IB अवे जा रहा है, और सर IC जो है तो वो सर पॉइंट नेगेटिव सी की क्यों तरफ लगा आ रहा हुआ है। है? क्योंकि नेगेटिव इसीलिए लगेगा, हमने ये अजम्पशन किया है कि जो नोड से अवे जा रहे हैं उनके साथ नेगेटिव लगाएंगे, जो नोड की तरफ आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और डी में क्या हुआ था सर? डी आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो नोड से अवे जा रहे हैं उनके साथ पॉजिटिव लगा दे, जो नोड की तरफ आ रहे हैं उनके साथ नेगेटिव लगा दे। डी के पॉइंट के केस में ये था कि तीनों के तीनों अवे जा रहे हैं, तो हमने किया कि भाई जो अवे जा रहे हैं उनके साथ हम नेगेटिव पॉजिटिव लगाएंगे, तो सबके साथ पॉजिटिव लगाए। आप सबके साथ नेगेटिव भी लगा सकते हैं कि -5 -I5 -IA -IC, जी अब समझ गया सर। ठीक है। अब देखिए पॉइंट सी के ऊपर क्या है कि जो I3 है वो पॉइंट सी की तरफ आ रहा है, IC भी पॉइंट सी की तरफ आ रहा है, और I4 ए पॉइंट ए से नोड ए से I जो 4 है वो भी नोड सी की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जी सर। इन तीनों को मैं लूंगा, या तो इन तीनों को पॉजिटिव ले लो या इन तीनों को नेगेटिव ले लो।
अगर इनको पॉजिटिव लेना है तो जो आई बी अवे जा रहा है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर इनको मैं नेगेटिव लेता हूँ तो जो आई बी अवे जा रहा है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, सिंपली। समझ आ गई ना? शराफत साहब, ये जो है शराफत अली, ये नोड ए के ऊपर इक्वेशन बता दो, फिर मैं आगे चलूँ।